हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ वो है डिफरेंस बिटवीन कॉरलेशन एंड रिग्रेशन। तो बिल्कुल ही सिंपल ये वीडियो रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे दो ऐसे स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जो बहुत पॉपुलर हैं। मतलब आप अपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोजेक्ट से लेके पीएचडी तक इन को यूज़ करते हैं। जो प्रॉब्लम है बेसिकली मैं जो समझ पाया हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या होती है कि वो अपने प्रोजेक्ट्स में डेटा तो कलेक्ट कर लेते हैं लेकिन उनको ये आइडिया नहीं रहता कि उस डेटा को, जो सर्वे डेटा है, उसको एक्सेल में फीड करने के बाद किस तरह से हम आगे बढ़ें, किस तरह से एनालिसिस करें। तो ये मैंने एक और सेपरेट वीडियो के अंदर इसको बताया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के। लेकिन ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों टेक्निक्स का मीनिंग क्या है और इनमें डिफरेंस क्या है। क्योंकि बहुत बार बहुत सारे स्कॉलर्स भी ये बोलते हैं और बहुत सारे जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं वो भी ये बोलते हैं कि स्मॉल लेवल पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो कोरिलेशन लगा लेते हैं, थोड़ा बिग लेवल पे रिसर्च है तो रिग्रेशन लगा लेते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। बेसिकली हमें कोरिलेशन और रिग्रेशन लगाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है और हम किस चीज़ पे काम कर रहे हैं रिसर्च में। ठीक है। और ये वीडियो उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिनके सिलेबस में ये टॉपिक्स हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। प्रैक्टिस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे, डिफरेंट वीडियो में। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और सजेशंस में भी दे दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट से, जो है कोरिलेशन। तो अगर हम कोरिलेशन की बात करें सिंपल वर्ड्स में, तो कोरिलेशन क्या है कि इसके नाम में ही एक वर्ड है रिलेशन। कोरिलेशन का मतलब है रिलेशन, को रिलेशन, दो चीज़ों का रिलेशन। वो दो चीज़ें रिसर्च में, स्टैटिस्टिक्स में होती हैं वेरिएबल्स। तो बेसिकली कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप। अब जहाँ स्टैटिस्टिकल वर्ड आ जाता है वहाँ बड़ी ही सिंपल बात है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। जैसे रिलेशन तो हमारा फ्रेंड के साथ भी होता है, रिलेशन तो हमारा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होता है, लेकिन वो स्टैटिस्टिकल नहीं होता, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो कोरिलेशन एक ऐसा स्टैटिस्टिकल रिलेशनशिप है दो वेरिएबल्स के बीच में, विच हैज़ ए वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम -1 to 1। यू कैन सी दिस इज़ द वैल्यू, -1 to 1 की वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो कोरिलेशन कैसा हो सकता है? देखो, रिलेशन तीन तरह का हो सकता है। एक तो ज़ीरो रिलेशन, मतलब कहने को हम बोल रहे हैं कि ये रिलेशन है लेकिन वो रिलेशन है नहीं, ज़ीरो रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा -1 हो सकता है, मतलब पॉजिटिव हो सकता है, सॉरी नेगेटिव हो सकता है। नेगेटिव रिलेशन मतलब एक वेरिएबल बढ़ रहा है, दूसरा वेरिएबल घट रहा है। और पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब है जब एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। जैसे मान लो एज एंड हाइट है, आपकी एज भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है, तो ये रिलेशन हो गया पॉजिटिव। लेकिन प्राइस और डिमांड उल्टे होते हैं, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड घटती है, इसका मतलब ये ऑपोजिट रिलेशन हो गया। ठीक है। और ज़ीरो रिलेशन मीन्स व्हेन देयर आर टू सीरीज ऑफ डेटा विच हैज़ नो रिलेशन। जैसे मान लो कि स्टॉक मार्केट की प्राइसेस और किसी क्रिकेटर का परफॉर्मेंस, तो आपस में कोई रिलेशन नहीं है दोनों का, है ना, तो ज़ीरो रिलेशन भी हो सकता है। तो इस तरह से हम कोरिलेशन को थ्योरेटिकली डिफाइन करते हैं। नाउ कोरिलेशन डज नॉट मीन द रिलेशनशिप इज़ कॉजल। तो ये कॉजल क्या होता है? कॉजल का मतलब है कॉज एंड इफेक्ट। कोरिलेशन का मतलब ये नहीं है कि प्राइस की वजह से डिमांड में कोई इम्पैक्ट है, ठीक है, या डिमांड की वजह से प्राइस में है। ये कोरिलेशन की लिमिटेशन है बहुत बड़ी, कि इट ओनली टेल्स यू अबाउट द रिलेशन, नॉट अबाउट विच वन वेरिएबल इज कॉजिंग द डिफरेंस और वेरिएशन इन द अदर वेरिएबल। दूसरे वेरिएबल में जो फ़र्क आ रहा है वो पहले की वजह से आ रहा है, या पहले में फ़र्क आ रहा है वो दूसरे की वजह से आ रहा है। रिलेटेड हैं दोनों आपस में, लेकिन कोई भी डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशन नहीं है। इसको हम आगे डिफरेंसेस में भी समझेंगे। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स एक ही नेचर के हैं, हम ये मानते हैं दोनों बस वेरिएबल हैं और रिलेशन है, दैट्स ऑल। नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल्स जो मैंने अभी थोड़ा सा डिस्कस किए, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो कोरिलेशन के।
पॉजिटिव कॉरलेशन आपका ज़ीरो से जो है वो ज़्यादा, ये आई थिंक साइन थोड़ा सा गलत लग गया इसमें, मोर देन, हाँ ठीक है सॉरी, बिल्कुल सही है, ज़ीरो से ज़्यादा है और वन से कम है। तो वन से तो कम ही होगा, कभी भी वन से ज़्यादा कॉरलेशन नहीं हो सकता। तो ज़ीरो और वन के बीच में जो है वो पॉजिटिव कॉरलेशन है। द टू वेरिएबल्स मूव्ड आइदर अप और डाउन इन द सेम डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम रहेगा, एक घट रहा है दूसरा घटेगा, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन, जैसे मार्केटिंग में हम रिसर्च कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि क्वालिटी इंक्रीज हो रही है तो कस्टमर्स का सेटिस्फैक्शन भी इंक्रीज हो रहा है। आप हमेशा देखना, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में देखना, होटल्स के रिव्यूज़ उठाना, आपको ताज के, ओबरॉय के, जितने अच्छे अच्छे होटल्स हैं सबके 4+ रिव्यूज़ मिलेंगे। क्या उनका प्राइस कम है? नहीं, प्राइस उनका हाई है, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सामने वाला उस प्राइस में उस क्वालिटी से बहुत खुश है। और जितने सस्ते सस्ते होटल्स होंगे उनके रिव्यूज़ भी उतने ही ख़राब मिलते हैं। ठीक है, तो प्राइस को अगर हम हटा भी दें तो हम ये मानते हैं कि ताज में, विवांता में, ओबरॉयज़ में, अच्छे होटल्स के अंदर, रेडिसन में आपको अच्छी क्वालिटी मिलती है तो आप सेटिस्फाइड ज़्यादा होते हैं, राइट। नेगेटिव कॉरलेशन क्या दिखाता है? ये -1 से 0 के बीच में वेरी करता है, यानी 0 से कम होगा। ये -0.25 हो सकता है, -0.75 हो सकता है, -0.5 हो सकता है। और ये नेगेटिव कॉरलेशन दिखाता है, इसका मतलब वन वेरिएबल विल इंक्रीज द अदर विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। सो द प्राइस एंड डिमांड, सपोज दीज आर द टू वेरिएबल्स, देयर इज थ्योरेटिकली नेगेटिव कॉरलेशन। ठीक है, थ्योरेटिकली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थ्योरी में ये प्रूव्ड है। एक्सेप्शनली कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ गई, तो मैं इकोनॉमिक्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिंपल बता रहा हूँ कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होती है, तो ये नेगेटिव कॉरलेशन हो गया। ज़ीरो कॉरलेशन मतलब नो कॉरलेशन। तो थ्योरेटिकली हम ये मानते हैं कि एग्जाम्पल अगर आप देखें कि प्राइसेस ऑफ व्हीट एंड परफॉर्मेंस ऑफ विराट कोहली हैज़ नो कॉरलेशन। ठीक है, उसका कोई लेना देना है ही नहीं आपस में, किसी भी तरह से नहीं है। ना तो व्हीट के प्रोडक्ट्स का विराट कोहली ऐड करता कि भाई अगर विराट की परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो उसकी परफॉर्मेंस से उसको ज़्यादा एंडोर्समेंट्स मिलेंगे और व्हीट प्रोडक्ट्स ज़्यादा सेल होंगे तो व्हीट का प्राइस बढ़ेगा। वी डोंट गो इनटू दैट। सो बेसिकली देर इज़ नो कॉरलेशन, थ्योरेटिकली ज़ीरो कॉरलेशन। अगर ज़ीरो वैल्यू आ जाए तो ये मान लो कि ना नेगेटिव कॉरलेशन है ना पॉजिटिव है, ये दोनों वेरिएबल एक दूसरे से रिलेट ही नहीं करते, कोई रिलेशन ही नहीं है इनका। ठीक है, अब हम आते हैं रिग्रेशन पे। अब देखो, रिग्रेशन जब पिक्चर में आता है तो काफ़ी स्टोरी चेंज हो जाती है, क्योंकि रिग्रेशन अपने साथ काफ़ी चीज़ों को लेके आता है। सबसे पहली चीज़ तो ये करता है कि दो जो वेरिएबल, जो रिलेशन की हम बात कर रहे थे, अब वो रिलेशन जो है वो इम्पैक्ट में बदल गया है। इम्पैक्ट का मतलब एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से अब कोई रिलेशन है, वो इम्पैक्ट वाला रिलेशन है, मतलब एक दूसरे को अफेक्ट कर रहा है। अब कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? जैसे मान लो मनी एंड हैप्पीनेस की हम बात करें तो हम ये कहेंगे हैप्पीनेस इज़ डिपेंडेंट ऑन मनी थ्योरेटिकली, कि हमारी जो लग्जरी है या हैप्पी लाइफ है, इट डिपेंड्स ऑन फ्रेंड्स। इफ़ यू आर मोर नंबर ऑफ फ्रेंड्स यू आर मोर हैप्पी। कंडीशंस अप्लाई, ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन थ्योरेटिकली हमें ऐसा लगता है। और अगर हम बिज़नेस की बात करें तो मैंने बताया क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन के लिए, बेटर द क्वालिटी बेटर द सेटिस्फेक्शन, है ना। यानी सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने से क्वालिटी बढ़ती है, तो ये इम्पैक्ट वाली बात हो गई। अब हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल सेटिस्फेक्शन है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वालिटी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी बोलते हैं और प्रिडिक्टर भी बोलते हैं। अलग अलग तरह की थ्योरीज़ में, अलग अलग तरह की बुक्स में अलग अलग तरह से इसको यूज़ किया हुआ है, बात सेम है। ठीक है, तो अब हम आते हैं डेफिनेशन या मीनिंग पे। रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमिन द स्ट्रेंथ एंड कैरेक्टर ऑफ रिलेशनशिप। स्ट्रेंथ भी दिखाता है और कैरेक्टर भी दिखाता है। जैसे स्ट्रेंथ हमें कॉरलेशन भी दिखाता है, -1 to 1। ये बहुत सिमिलर टेक्निक्स हैं दोनों। अगर कोई कॉरलेशन नहीं है तो कोई रिग्रेशन भी नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। क्योंकि अगर रिलेशन ही नहीं है आपस में तो इम्पैक्ट कैसे होगा? इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता बिना रिलेशन के। ठीक है, कोई किसी को तभी इम्पैक्ट कर सकता है जब दो चीज़ों में आपस में कोई रिलेशन हो। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन वन डिपेंडेंट वेरिएबल यूजुअली डिनोटेड बाय वाई।
and one or more independent variables usually denoted by x or x1 x2 xn, जितने भी हों, 10 भी हो सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कॉरलेशन में तो हमने कहा था 2 ही वेरिएबल हैं और हमें ये भी नहीं पता कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप 10 वेरिएबल्स का एक साथ भी कॉरलेशन कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन वो 10 अलग अलग फिर 10 × 10 वैल्यूज़ आएंगी, मतलब जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी वो बाइवेरिएट ही वैल्यू आएंगी, मतलब मल्टीवेरिएट वैल्यूज़ नहीं आएंगी, इकट्ठी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। इकट्ठी वैल्यूज़ के लिए अलग तरह का कॉरलेशन लगता है, वो हमारे इस डिस्कशन से बाहर है, कभी फिर डिस्कस करेंगे उसको। तो रिग्रेशन पे अगर हम वापस आएँ तो रिग्रेशन बहुत ही क्लियर टेक्निक है कि एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रिडिक्ट करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल को, कि अगर इतनी वैल्यू का सेटिस्फैक्शन, इतनी वैल्यू की क्वालिटी है तो कितना सेटिस्फैक्शन होगा, इतना एडवर्टीजमेंट है तो कितनी सेल्स होगी, है ना। तो उस चीज़ को ये कैलकुलेट करेगा। तो रिग्रेशन के अंदर एसेंशियली वी हैव डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स डिनोटेड बाय डिपेंडेंट बाय वाई। जनरली कोई ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, बट जनरली वाई एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय एक्स। इन सब से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। x to xn ये बड़ी सिंपल चीज़ है, यूजुअली डिनोटेड बाई x। अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक से ज़्यादा है तो x1 कर दो, x2 कर दो, xn इसलिए है, मान लो 10 हैं तो xn मतलब x10 हो जाएगा, दैट्स ऑल। प्राइस एंड डिमांड का एक एग्जांपल दिया हुआ है, प्राइस x है, डिमांड y है। डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे, ठीक है। अच्छा, कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो ये चॉइस ना आपकी थ्योरी पे डिपेंड करती है या इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। ठीक है, आप ये देखना चाह रहे हैं कि हैप्पीनेस से फ्रेंड्स ज़्यादा बनते हैं या फ्रेंड्स ज़्यादा होने से हैप्पीनेस ज़्यादा होती है। अब आप देखिए, ये भी हो सकता है कि मैं बहुत खुश हूँ तो मैं 10 लोगों को फ़ोन करूँ और 2-4 मेरे अच्छे फ्रेंड बन जाएं, और ये भी हो सकता है कि मैं थोड़ा डाउन हूँ तो मैं 10 लोगों को फ्रेंड करूँ, वो मेरे फ्रेंड बन जाएं और मैं फिर खुश हो जाऊँ। तो ये आपको तय करना है, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है और थ्योरी में क्या लिखा हुआ है। उसी रिलेशन को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इस बहस में नहीं पड़ना कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट, अपने आप डिसाइड कर लें पहले ही। जैसे हमें साफ दिखाई दे रहा है, थ्योरी ये कहती है कि प्राइस अगर इंक्रीज़ होती है, लॉ ऑफ डिमांड सबने पढ़ा हुआ है, तो इफ़ प्राइस इंक्रीजेज द डिमांड डिक्रीजेज एंड वाइस वर्सा। तो ठीक है, हम थ्योरी की मान लेते हैं और हम काम करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं डिफरेंस पे। एग्जैक्ट डिफरेंस मैंने बहुत सारे आपसे डिस्कस भी किए हैं और अब हम वो डिफरेंसेस को धीरे धीरे ब्रीफ में एक्सप्लेन करके वाइंड अप करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस है कोरिलेशन मेजर्स द रिलेशनशिप, ठीक है, एंड रिग्रेशन मेजर्स द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो एक तो कोरिलेशन सिर्फ रिलेशनशिप को मेज़र करके आपको बता देगा कि भाई ये रिलेटेड है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सेटिस्फैक्शन क्वालिटी को अफेक्ट करता है या क्वालिटी सेटिस्फैक्शन को अफेक्ट करती है, तो कोरिलेशन कोई जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ना तो आपने पहले डिसाइड किया ऐसा कुछ, ना उसके पास कोई प्रिडिक्टिव टेक्निक है, प्रिडिक्टिव मेजर है। ठीक है, तो कोरिलेशन सिर्फ रिलेशन बताता है। रिग्रेशन ये बताता है कि हाँ जी, क्वालिटी का सेटिस्फैक्शन पे इफेक्ट है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम डिस्कस कर चुके हैं, नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीवी एंड आईडीवीज, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, बट इन रिग्रेशन देयर इज अ क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। जब आप रिग्रेशन अप्लाई करने चलते हैं तो सबसे पहले ये बिल्कुल क्लियर होता है आपके दिमाग में कि आपको कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ करना है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज़ करना है। ठीक है, बहुत सारी रिसर्च में आप बहुत सारा लिटरेचर पढ़ते हैं, अपना खुद का एक्सप्लोरेटिव वर्क करते हैं, रिसर्च मैथोलॉजी की बुक्स पढ़ते हैं और फिर आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा। बहुत बार जो रिसर्चर्स हैं वो नई चीज़ भी करते हैं ना, अपनी नई हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, वो रिजेक्ट भी हो सकती है, वो एक्सेप्ट भी हो सकती है। तो उसमें भी रिग्रेशन हेल्प करता है, क्योंकि आपने प्री डिसाइडेड किया हुआ है कि ये डिपेंडेंट रहेगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा। और कई बार एक सर्कुलर मॉडल भी बनाते हैं जिसके अंदर दोनों को हम स्टडी करते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मान के। तो वो थोड़ा सा बियॉन्ड दिस वीडियो है, उसका स्कोप फिर कभी हम डिस्कस कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट है,
इट टेल्स द डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ टू वेरिएबल्स। डिग्री और डायरेक्शन दो चीज़ें बताता है कोरिलेशन। पहली चीज़ कि क्या डायरेक्शन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है दोनों वेरिएबल्स का आपस में। और फिर डिग्री, डिग्री मतलब -1 to 1 के बीच में कितना है, 0.69 है, 0.628 है, 0.002 है, कुछ भी एग्जैक्ट नंबर बताएगा आपको डेसिमल्स में कोरिलेशन कि -1 से 1 के बीच में कहाँ वेरी करता है। नेक्स्ट हम देखें रिग्रेशन को। इट टेल्स डिग्री एंड डायरेक्शन ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स ऑन अनदर वेरिएबल। कोरिलेशन क्या बताता है, रिलेशन की डिग्री बताता है। डिग्री मतलब मैग्नीट्यूड, कितना, कैलकुलेटिव फॉर्म में। और रिग्रेशन क्या बताता है, रिग्रेशन आपको इम्पैक्ट की डिग्री बताता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट की डिग्री जानने से आपको क्या फ़ायदा होता है कि आप ये बता सकते हैं, इसमें दो वैल्यूज़ आती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बीटा की, अनस्टैंडर्डाइज्ड बीटा की वैल्यू से जो हम रिग्रेशन इक्वेशन बना सकते हैं। और रिग्रेशन इक्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम सेटिस्फेक्शन को थोड़ा चेंज करें तो हमारी क्वालिटी में कितना, हमारे सेटिस्फेक्शन, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर क्वालिटी में कितना चेंज करें कि हमारा सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाए। अगर हम क्वालिटी को चेंज करेंगे तो सेटिस्फेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर हम एडवर्टाइजिंग को चेंज करेंगे तो सेल्स चेंज हो जाएगा, राइट। तो एक होता है ना कि कितना हम स्पेंड कर सकते हैं। अगर हम 2 लाख रुपीज़ स्पेंड करें मंथ में तो कितना हमारा सेल्स के अंदर डिफरेंस आएगा, ये रिग्रेशन आपको बताता है, कोरिलेशन नहीं बताता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आता है नॉट अ प्रिडिक्टिव टेक्निक। जो हम अभी बात कर रहे थे उससे इसको रिलेट करेंगे कि कोरिलेशन प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। इट कैनॉट प्रिडिक्ट वन वेरिएबल फ्रॉम अनदर वेरिएबल, जबकि रिग्रेशन एक मॉडल बना के दे देता है जिसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, प्रोवाइडेड आपका x सिंगुलर है, मतलब एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और अगर x ज़्यादा है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे b1x1 हो जाएगा, b1x1, ठीक है, और यहाँ b2x2, ठीक है, b2x2। ये अगर आपको समझना हो डिटेल से तो मैंने नेक्स्ट वीडियो, जो मेरा कैलकुलेशन वाला वीडियो है, उसमें मैंने समझाया भी हुआ है, जिसका लिंक मैं आपको शेयर करूँगा। और दूसरा, अगर किसी को और ज़्यादा डिटेल इस पे चाहिए, मल्टीवेरिएट और बाईवेरिएट पे, तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या अपने कमेंट में रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे दूँगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दिया है मैंने, तो वो भी आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना सकता हूँ। तो यहाँ ये y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 और x2 हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं दोनों, ठीक है। तो इस तरह से हम प्रेडिक्ट करते हैं ना। व्हाट इज़ a? a इज़ अ कांस्टेंट। a का मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है, ये हमने आगे लिखा भी हुआ है यहाँ। कांस्टेंट का मतलब होता है कि अगर मान लो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं भी है, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं भी है, तब भी डिपेंडेंट वेरिएबल में कोई फ़र्क आता है तो वो बिकॉज वो एक कांस्टेंट है, वो आएगा ही आएगा, उसको आप रोक नहीं सकते। उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल से उसका कोई लेना देना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहे हैं, या बिल्कुल आपने बंद कर दिया एडवर्टाइजिंग, किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट प्रमोशन आप नहीं कर रहे, तब भी तो सेल्स में डिफरेंस आता है ना कभी कभी। वो डिफरेंस बिकॉज ऑफ अदर वेरिएबल्स, बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स है, मतलब दैट कैनॉट बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई रोल नहीं है किसी भी तरह का, ठीक है। इसी में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आउटपुट। कोरिलेशन आपको कितनी तरह के, क्या क्या आउटपुट में क्या मेन्यू आता है, सिर्फ एक आता है आर, स्मॉल आर बोलते हैं उसको। ये आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सारी टर्म्स को थोड़ा सा आप ध्यान में ज़रूर रखें कि स्मॉल आर मतलब कोरिलेशन, ठीक है। तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है ये, बेसिकली कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या ये कार्ल पियर्सन कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोलते हैं इसको, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन। और सिग्निफिकेंस वैल्यू जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, आप मैनुअल कैलकुलेशन करते हैं तो सिग्निफिकेंस बहुत मुश्किल है निकालना, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो एक्सेल और SPSS सॉफ्टवेयर और बहुत सारे अदर सॉफ्टवेयर्स आपको एक सिग्निफिकेंस वैल्यू देते हैं और वो बताते हैं कि क्या आपका कोरिलेशन सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो एक तरह से कोरिलेटेड हाइपोथेसिस को आप टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन।
रिग्रेशन में एक पूरा मेन्यू आता है आउटपुट का, जिसमें आर, कैपिटल आर लिखते हैं इसको। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रिलेशन है कॉरलेशन से। आर स्क्वायर, नाउ आर स्क्वायर क्या है? आर स्क्वायर इज ऑफ कोर्स इट इज़ द स्क्वायर ऑफ आर, ठीक है। तो मान लीजिए कि आर की वैल्यू है 0.6, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0.36, ठीक है। तो 0.36 का आप परसेंटेज कर लीजिए इसको 36%, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का 36% एक्सप्लेन कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का 36% एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि सेल्स में जितना भी वेरिएशन है उसका 36% वेरिएशन एडवर्टाइजिंग की वजह से है, और बाकी 64 किसकी वजह से है? एनी अदर वेरिएबल्स, वो हमने। तो रिग्रेशन हमें ये भी बताता है कि आपके डिपेंडेंट वेरिएबल्स इनफ नहीं है। तो हम जनरली ये मान के चलते हैं कि या तो 100% तो एक्सप्लेन कर दे तो वो तो अमेजिंग है, लेकिन वैसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो 60, 70, 80%, मतलब 75-80% तक अगर हो जाए तो भी हम मानते हैं कि मॉडल अच्छा है, हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है ऑब्जेक्टिव्स पे, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, रिसर्च टू रिसर्च, ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि आप इतने परसेंट लें तो मॉडल अच्छा है। तो आर स्क्वायर एक परसेंटेज है, आर एक तरह का कोरिलेशन ही है, ठीक है। अगर एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट है तो कोरिलेशन की वैल्यू और आर की वैल्यू सेम आती है, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर की वैल्यू सेम होती है। उसके बाद आता है एडजस्टेड आर स्क्वायर, इसको अभी छोड़ देते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, और एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू हम ज़्यादा अच्छी मानते हैं आर स्क्वायर से, क्योंकि वो थोड़ी सी उसको हम एडजस्ट करते हैं बेस्ड अपॉन दी नंबर ऑफ वेरिएबल्स एंड सैम्पल साइज, ठीक है। तो ये भी एक फ्यूचर डिस्कशन का पार्ट है। उसके बाद आता है बीटा अनस्टैंडाइज एंड स्टैंडाइज्ड। तो स्टैंडाइज्ड बीटा तो मैग्नीट्यूड दिखाता है, ठीक है। ये स्टैंडाइज वैल्यू है जो कोरिलेशन के काउंटर पार्ट वैल्यू है, हम इसको भी कोरिलेशन से रिलेट कर सकते हैं। और अगर अनस्टैंडाइज बीटा की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इससे हम अपनी इक्वेशन बनाते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना B1, दिस B1 इज बेसिकली अनस्टैंडाइज्ड बीटा। अनस्टैंडाइज्ड कोफिशिएंट बोलें इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा, अनस्टैंडाइज्ड को B लिखते हैं, अनस्टैंडाइज्ड कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट्स की टेबल आती है जितने भी सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं। एक्सेल में बड़ा आसान है इसको कैलकुलेट करना, मैंने एक वीडियो में इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो एक्सेल के अंदर आप अलग अलग से ये चीज़ें निकाल सकते हैं, मतलब आप ए अलग से निकाल सकते हैं कांस्टेंट, बीटा 1 बीटा 2 ये सब आप अलग से निकाल सकते हैं। बेटर है कि आप एक्सेल के अंदर कंप्लीट फार्मूला लगाएं तो आपको मल्टीपल में बहुत आसानी से ये सब मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से। और आप मेरे ख्याल से 5 मिनट में आप रिग्रेशन लगा के, कोफिशिएंट्स लगा के अपना इक्वेशन बना के आंसर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मेनली मैं एड्रेस कर रहा हूँ उन रिसर्चर्स को जो बिगनर्स हैं या जो थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे हैं और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आता कि कोरिलेशन लगाएं या रिग्रेशन लगाएं। तो रिग्रेशन इज़ एनी टाइम्स अ बेटर टेक्निक देन कोरिलेशन, बिकॉज इट गिव्स यू मोर इनपुट्स एंड मोर डीपर एनालिसिस ऑफ योर रिसर्च। तो ये सारी चीज़ें हो गई। सिग्निफिकेंस वैल्यू ये बताती है, देखिए पहले तो हम कह रहे थे कि क्या सेटिस्फैक्शन का और क्वालिटी का रिलेशन सिग्निफिकेंट है कि नहीं, वो तो कोरिलेशन बताएगा। और यहाँ क्या क्वालिटी का सेटिस्फैक्शन पे इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है कि नहीं। मान लीजिए कि आपका आर स्क्वायर आ गया 0.36, आपका अनस्टैंडाइज बीटा की एक वैल्यू आ गई, आपकी स्टैंडाइज बीटा की एक वैल्यू आ गई, लेकिन क्या वो सिग्निफिकेंट है? क्या इम्पैक्ट सिग्निफिकेंट है? तो क्या कोरिलेशन थोड़ी लगाएंगे दोबारा से या वापस, कोई ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ भी एक सिग्निफिकेंस वैल्यू आती है, तो उसको हम रेफ़र करते हैं और रेफ़र करके हमें पता लग जाता है कि ये सिग्निफिकेंट रिलेशन है या मतलब सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है या नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर नोट कर रहा हूँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। माय ईमेल आईडी फॉर दिस इज़ arunmittal1985@gmail.com, राइट। आप मुझे मेल भेज सकते हैं और कोई भी एक्सप्लेनेशन हो या कोई और वीडियो आपको मुझसे चाहिए
तो आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरी ईमेल आईडी पे, या कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू। बाय बाय।